हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट हम करेंगे। अगर मैं सेकंड समझा दूंगा तो फर्स्ट तो आप कर ही लोगे, बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसे समझना। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। वेयर्स 7 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल दैट ऑफ 1 पेन। मतलब हमें एक पेंसिल और एक पेन की कीमत बतानी है। हमने सीधा सीधा क्वेश्चन को समझा कि पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितना है 50 रुपये, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य है 46 रुपये। तो एक पेंसिल का और एक कलम का मूल्य हमें बताना है अलग अलग दोनों का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। पेंसिल को हम मान लेते हैं x में और पेन को हम मान लेते हैं y में। अगर हम ऐसे एज्यूम करेंगे तो आसान हो जाएगा निकालना। तो समीकरण को हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो समीकरण बनेगा वो कैसे बनेगा, 5 पेंसिल तो कैसे बनेगा 5x प्लस और 7 कलम है हमारी, मतलब 7 कलम है तो 7y बराबर 50। ये बन गया हमारा पहला समीकरण। अगर हम दूसरा बनाते हैं तो दूसरा कैसा बनेगा, दूसरा बोल रहा है 7 पेंसिल मतलब 7x और हमारे 5 कलम हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 5y। कितने रुपए के हैं, 46 रुपये के हैं। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, x और y में वैल्यू पुट करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद ग्राफ पर दिखा देंगे, हो जाएगा हमारा। तो हम करते हैं शुरू। सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट के लिए सॉल्यूशन। तो फर्स्ट में मान लो हम x का रखें 3, तो हमारा हो जाएगा 5 गुणा 3 प्लस 7y बराबर 50। तो ये 15 हो जाएगा, इधर जाकर इसमें से माइनस कर देंगे 35 रह जाएगा। y बराबर 35 में अगर हम 7 का भाग दे देंगे तो हमारा हो जाएगा 5। मतलब अगर मैं x को 3 मानूं तो y मेरा 5 आ जाएगा। तो पहली सॉल्यूशन हमारी हो जाती है क्लियर। अब हम चलते हैं आगे, क्योंकि पहली हमने वैल्यूज़ निकाली, अब हम निकालते हैं दूसरी वैल्यू। अब हम देखते हैं यहाँ पर, हम अगर x को 10 मान लें तो 10 पंजे 50। अगर हम 50 को इसमें से माइनस करेंगे तो 0 रह जाएगा। अब 7y बराबर 50, जब ये 0 रह जाएगा यहाँ पर 50 में से माइनस करके, यहाँ माइनस का 50 आएगा तो माइनस का 50 जब हम करेंगे 0 रह जाएगा। तो जब हम 7 का 0 में भाग देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया हमारा 0। अगर हम x को 10 मानते हैं तो y हमारा 0 रह जाएगा। हमने पहले के लिए सॉल्यूशन किया, अब हम करते हैं समीकरण 2 के लिए सॉल्यूशन। तो हम x मानते हैं यहाँ पर 3। 7 गुणा 3 प्लस 5y बराबर 46, 21 हो जाएगा। 21 को इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा, -21 कर देता हूँ मैं यहीं पे। 6 में से 1 गया 5, 4 में से 2 गया 2, तो हमारा आएगा 25। तो 5 पंजे कितना होता है 25। तो 25 में अगर हम 5 का भाग देंगे तो 5 आएगा। मतलब अगर मैं x को 3 मानूँ तो y हमारा आ जाएगा 5। दोनों एक जैसी वैल्यू आई है हमारी। अब हम चलते हैं आगे, लास्ट वैल्यू जो निकलनी है उसे निकालते हैं। तो अगर हम x को माने 8 तो 7 8 56 हो जाएगा, प्लस 5y बराबर 46। तो 56 को मैं इसमें से माइनस करूँगा तो 56 तो बड़ा है और 46 छोटा है, तो हमारा माइनस का 10 बचेगा। अगर मैं 5 का भाग दूँ 10 में तो कितना आएगा, माइनस का 2 बचेगा। तो मैं यहाँ मान लेता हूँ 8, यहाँ बचेगा माइनस का 2। तो इस तरीके से हमारा ये पहला पार्ट क्लियर हो जाता है। पहला पार्ट मतलब हमने अलजेब्रिकली इसको कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसे ग्राफ पर दिखाते हैं। ग्राफ पर जब हम दिखाएंगे तो पूरी वैल्यूज़ हमारे सामने में आ जाएंगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ ग्राफ बना लेता हूँ। तो फ्रेंड्स से शुरू करते हैं ग्राफ पर दिखाना। मैंने इस तरीके से ग्राफ बना लिया है। तो आप राइटिंग पर या किसी चीज़ पर मत जाना, सिर्फ आप समझने पर फोकस करना। आपकी राइटिंग मुझसे भी ज़्यादा बिंदास होगी, मैं जानता हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, सिर्फ समझने पर फोकस करना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले x पर 3 तक जाना है और y पर 5 तक जाना है। लगभग हमें यहाँ तक जाना है। तो हमने यहाँ पॉइंट लगा लिया, यहाँ पर ये पॉइंट लगा लिया और हम लिख लेते हैं 3,5 हो गया ना। अब x पर जाना है 10 तक और y पर 0, मतलब कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है। तो ये लाइन हमारी बन जाएगी यहाँ से कुछ इस तरीके से। तो इसे आपको बिल्कुल सीधी बनाना है, स्केल से एकदम बढ़िया तरीके से एकदम सीधी सीधी लाइन बनाना है। तो ये पॉइंट हमारा 3,5 हो गया। यहाँ जो हमारे 2 पॉइंट होंगे वो बिल्कुल मिलते जुलते होंगे। तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट को टारगेट करना है। तो x और y ये हमारा सेम हो गया, ये वाला जो पॉइंट हमारा सेम हो गया, तो इसलिए मैंने सर्कल कर दिया। अब क्या करना है, सेकंड पॉइंट जो है हमारा -2,
पहले हमें देखना 8 से जाना -2 तक, तो लगभग हमारा यहाँ तक जाएगा। तो अब हम इसे क्या करेंगे, इन पॉइंटों को हम कुछ इस तरीके से मिलाएंगे, कुछ इस तरीके से। ये बिल्कुल सीधा सीधा जाएगा, जब आप बनाएंगे तो और एकदम स्मार्ट तरीके से बनाएगा, एकदम सीधा सीधा। यहाँ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है इस तरीके से। तो जब ये सीधा सीधा बनेगा तो हमारा जो मेन पॉइंट है वो क्या है हमारा, यहाँ पर ये इसको इंटरसेक्ट करता है, यहाँ पर मिल जाता है ये 3 और 5 ये दोनों हैं जो मैच हो रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, पहला वाला हमारा होता है x के लिए और दूसरा वाला होता है हमारा y के लिए। मतलब एक पेंसिल जो है, पेंसिल को हमने x माना था और y हमने पेन को माना था, तो हम यहाँ लिख देते हैं 1 पेंसिल इक्वल टू 3 रुपीज़ और 1 पेन इक्वल टू 5 रुपीज़ हमने निकाल दिया। इतना ही था बस। ये हमको क्या करना है, फर्स्ट वाला भी समझना है, सेम तरीके से करना है। कोई डाउट होता है मुझे कमेंट करना, मैं उसे भी करके दिखाऊंगा। आपको क्या करना है, ग्राफ पर बेहतर तरीके से बनाना है। आप वैल्यूज़ कोई भी रखें लेकिन आंसर बिल्कुल सही तरीके से इसी तरीके से इंटरसेक्ट करेगा। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे। सबसे पहले हम इसे समझते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशोज A1 अपॉन A2, B1 upon B2, C1 upon C2. Find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersecting at a point are parallels or coincidence। मतलब हमें क्या बताना है, हमारे पास में कुछ इक्वेशंस दी गई हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो हमें क्या करना है, हमें उन इक्वेशनों को इन अनुपातों से निकालना है और फिर हमें ये बताना है कि वो इंटरसेक्टिंग है, मतलब कंसिस्ट है। इसे हिंदी में हम बोलेंगे संगत। इसमें तो एक सॉल्यूशन होता है, 1 सॉल्यूशन। पैरेलल्स में होते हैं हमारे 9 सॉल्यूशन और कोइंसिडेंस में हमारे होते हैं मैनी सॉल्यूशन, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन। इसे बोलते हैं संगत, इसे बोलते हैं असंगत और ये होता है हमारा आश्रित। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं कि इन्हें निकालेंगे कैसे, उसके बाद में हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, x + y + 2 = 0, 2x + 4y हो जाएगा यहाँ पर +4। इस तरीके से हमने ये 2 इक्वेशन ली, फर्स्ट एंड सेकंड। अब हम इन्हें कंपेयर करेंगे इन अनुपातों पर। तो पहला हमने ये जो है हमारा, ये हमने मान लिया A1 क्या है हमारा 1 और B1 क्या है हमारा 1, C1 क्या है हमारा 2। ये तो हो गए 1 1, मतलब A1 हो गया, ये B1 हो गया, ये C1 हो गया। ऐसे ही ये हो गया हमारा A2 2 हो जाएगा और B2 हो जाएगा हमारा 4 और C2 हमारा हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, इस तरीके से। तो ये हमें इस तरीके से पहचानने हैं कि जहाँ मैं A1 बोलूँगा वहाँ हमें पहली समीकरण का पहला वाला नंबर रखना है, मतलब x के साथ वाला, और जो A2 बोलूँगा मैं वो नीचे वाले समीकरण, मतलब दूसरे वाले समीकरण के x के साथ वाला रखना है। तो हमें इस तरीके से पहचानने हैं ये A1 A2, B1 B2, C1 C2, इस तरीके से पहचानेंगे। तो अब इसे हम करना शुरू करते हैं। तो हम इनमें कंपैरिजन करते हैं। तो ये हमारा कितना है 1 और ये कितना है 2 बराबर, ये कितना है 1, ये कितना है 4। तो ये 1/2 हो गया, 1/4 हो गया, बराबर नहीं है ना हमारा। मतलब क्या है हमारा कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। अगर ये फॉर्मूला आता है हमारा, इस तरीके से पोजीशन आती हैं, तो वो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, मतलब हम उसे बोलेंगे संगत, जिसे हम इंग्लिश में कंसिस्टेंट। तो ये हो गया हमारा संगत, मतलब कंसिस्टेंट। तो ये किस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से क्रॉस बनेगा, मतलब एक जगह इंटरसेक्टिंग करेगी, यहाँ ये इस तरीके से काटेगी, तो इसे इंटरसेक्टिंग या कंसिस्टेंस बोल सकते हैं, हिंदी में बोलेंगे संगत। तो जो हमारा A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तो हमारा क्या माना जाएगा, वो संगत, मतलब कंसिस्टेंस। तो पहली शर्त फॉलो हो गई, मतलब जो भी हमारे A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है, वो सभी समीकरण हमारे माने जाएंगे संगत, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे कंसिस्टेंट। अब हम आगे चलते हैं। अगर मान लो यहाँ हम रख देते हैं 2, यहाँ भी हमने 2 मान लिया और यहाँ हम मान लेते हैं 3, तो अब क्या होगा। तो A1 कितना है हमारा 1, B1 कितना है हमारा 2। अब यहाँ पर B1 कितना है हमारा 1 और B2 कितना है हमारा 2। अब यहाँ आ जाइए आगे, ये कितना है हमारा
2 और ये कितना है हमारा 3, ये इक्वल नहीं है। अब हम इसे समझते हैं कैसे। अगर हमारा A1 A2 तो बराबर है B1 B2 के, लेकिन B1 B2 जो हैं वो C1 C2 के बराबर नहीं हैं, तो वो कौन सा होगा हमारा, वो होगा हमारा पैरेलल्स, मतलब उसमें एक भी हमारी सॉल्यूशन नहीं आएगी। तो मैं इसे लिख देता हूँ, ये C1 था इस तरीके से, तो वो लाइन कुछ इस तरीके से बनेंगी पैरेलल लाइन, मतलब वो बराबर बराबर से गुजरेंगी, किसी को काटेंगे नहीं, ना ही किसी से टच होंगी आपस में। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, मतलब इनकंसिस्टेंट, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं असंगत। तो ये हमारी हो जाएंगी इनकंसिस्टेंट लाइन, मतलब असंगत लाइन, जिनमें हमारे A1 A2 B1 B2 के बराबर नहीं हैं, वो तो हमारा होता है संगत, मतलब इंटरसेक्टिंग, जिन्हें हम कंसिस्टेंट बोलेंगे। और जो हमारे पैरेलल लाइन बनाएंगे, मतलब A1 अपॉन A2 तो बराबर हैं B1 B2 के, लेकिन हमारे ये जो बराबर हैं ये बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं है C1 अपॉन C2, तो इसे हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। तो ये हमारी हो गई दूसरा फॉर्मूला। अब हम तीसरे पर चलते हैं। तीसरा क्या है हमारा, हम इसे कुछ चेंजेस लाते हैं यहाँ पर, मैं यहाँ 4 कर लेता हूँ। तो हम मान लो यहाँ पर ये हमारा इक्वेशंस दे रखी हैं फर्स्ट एंड सेकंड, तो हम क्या करेंगे, A1 1 हो गया, A2 2 हो गया, बराबर है हमारा B1 B2 के, बराबर है हमारा C1 C2 के, क्योंकि 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये सभी के सभी बराबर हो गए। अगर ये स्थिति आती है, मतलब A1 A2 बराबर है B1 B2 के, मतलब B1 B2 मतलब अपॉन में मानना, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि थोड़ा आसान हो जाएगा, और C1 अपॉन C2 के, अगर ये सब बराबर है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, ये कौन सी लाइन होंगी, ये होंगी हमारी कोइंसिडेंट। तो हम इन्हें बोलेंगे कोइंसिडेंट। तो हम इन्हें दूसरे शब्दों में डिपेंडेंट भी बोल देते हैं, डिपेंडेंट मतलब आश्रित, हिंदी में बोलेंगे आश्रित। तो हमारे 3 पोजीशन थी, पहली थी इंटरसेक्टिंग लाइन जो कुछ इस तरीके से क्रॉस बनाएगी, सेकंड होती है पैरेलल लाइन जो इस तरीके से बराबर बराबर चलेंगी, और तीसरी होती है आश्रित लाइन जो इसी के ऊपर चलेगी, दूसरी लाइन भी इस तरीके से। तो हमारे पास में कुछ नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमें इन्हीं के आधार पर निकालने हैं। हमें पता चल गया, पहला इंटरसेक्टिंग मतलब एक सोल्यूशन, दूसरा पैरेलल मतलब कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, और तीसरा हो जाएगा हमारा आश्रित मतलब कोइंसिडेंस या डिपेंडेंट, इसमें हमारे मेनी सॉल्यूशन होंगे। तो हमारा क्वेश्चन ये इस तरीके से होगा। चलते हैं क्वेश्चन के पार्ट की सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर लेते हैं, इसी से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि बाकी के क्वेश्चन कैसे होंगे। बहुत ही आसान है, बस आपको नियम फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो हम देखते हैं, हमारा A1 क्या है 5, A2 क्या है 7, क्या बराबर है -4/6, मतलब B1 B2 के, ये साइन भी साथ में लेना है। तो हम देखेंगे 5/7 ये -4/6, तो ये तो बराबर हो ही नहीं सकते। तो ये कौन सा माना जाएगा हमारा, कंसिस्टेंट। तो हम इसे बोलेंगे कंसिस्टेंट, मतलब वन सॉल्यूशन। हम यहाँ लिख सकते हैं वन सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें एक ही सॉल्यूशन बनेगा हमारा। अगर इस तरीके से, मतलब A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तो हमारा वन सॉल्यूशन होगा, मतलब कुछ इस तरीके से काटेगा, मतलब एक बार इंटरसेक्ट करेगा, या तो यहाँ करेगा या यहाँ करेगा, मतलब कहीं ना कहीं करेगा, वो एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगा, कोई दूसरी जगह नहीं करेगा। तो वो कौन सा होगा हमारा, इंटरसेक्टिंग लाइन, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में संगत लाइन। तो ये हमारा हो जाएगा कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट भी हम उसे ही कहते हैं, इसमें एक ही सॉल्यूशन होता है। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में हम देख पा रहे हैं A1 हमारा है 9, A2 है हमारा 18 मतलब 18, B1 है हमारा 3 और B2 है हमारा 6। पहले हम इन्हें देखते हैं, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब ये तो बराबर निकले हमारे। अब हम चलते हैं C1 C2 पर, 12/24, तो ये हमारा हो जाएगा 12 कम 12, 12 दूनी 24। तो यहाँ हमने देखा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, मतलब हमारा यहाँ क्या है, A1 A2 बराबर है B1 B2 के, बराबर है C1 C2 के। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारी कोइंसिडेंस लाइन हुई। कौन सी,
कोइंसिडेंट लाइन हुई। तो कोइंसिडेंट का मतलब होता है आश्रित, जिसमें बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। तो हमने फर्स्ट वाला भी सीखा, सेकंड वाला भी सीखा, और जिसमें हमारे कोई भी सॉल्यूशन नहीं होते, मतलब जिसमें पहले लाइन बनाती है जिसमें हमारे A1 A2 तो बराबर हैं B1 B2 के, लेकिन B1 B2 हमारे C1 C2 के बराबर नहीं है। तो वो कौन सा हो जाता है हमारा? इनकंसिस्टेंट। तो पहला कंसिस्टेंट हो गया, दूसरा इनकंसिस्टेंट हो गया, जिसका एग्जांपल मैंने लिया नहीं है, और थर्ड हो गया हमारा कोइंसिडेंट, जिसे हम डिपेंडेंट लाइन भी बोलते हैं। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, बहुत ही आसान था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि कौन सी लाइन कितनी बार काटती है, मतलब इंटरसेक्टिंग एक बार काटेगी, पैरेलल हमारी एक भी बार नहीं काटेगी, मतलब नो सॉल्यूशन होंगे, और जो हमारी कोइंसिडेंस लाइन होगी वो आश्रित होगी, मतलब उसके मैनी सॉल्यूशंस होंगे। हमने ये सीखा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। ऑन कंपेयरिंग द रेशोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मतलब हमें बताना है कौन से संगत हैं, कौन से असंगत हैं, और कौन से आश्रित हैं। तो हम इन्हें सॉल्व करना शुरू करते हैं। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैंने 2 एग्जाम्पल और ले लिए हैं, इसके बाद एक और बता दूंगा। थर्ड एग्जाम्पल इसी का ही, मतलब फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट और बता दूंगा, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। तो हमने पहला क्या माना था? ये हमने A1 माना। A1 क्या हो गया हमारा 3, A2 क्या हो गया 2। क्या बराबर है B1 B2 के? नहीं है बराबर। तो ये कौन सी हुई हमारी? इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब हम इसे बोल सकते हैं कंसिस्टेंट। तो ये कंसिस्टेंट हो जाएगा यहाँ पर हमारा। तो हम यहाँ कंसिस्टेंट लिख देंगे। इसके बाद सेकंड पर चलते हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा आसान था, ऐसे ही करना है। बाकी अगर स्टेटमेंट लिखवाएं तो वो लिख सकते हैं, वरना कंसिस्टेंट से ही काम चल जाएगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ हमारा A1/A2 क्या है हमारा यहाँ पर 2/4, और B1/B2, C1/C2 हमें देखना है। तो B1 क्या है हमारा -3 है, और B2 क्या है हमारा -6। अब आगे हम चलते हैं 8/9, उसे उतारने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको काट देते हैं। मतलब ये तो इक्वल हो गया हमारा, ये हमारा इक्वल नहीं है, मतलब 8/9 ये हमारा इक्वल नहीं है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, और जिसे हम पैरेलल भी बोल देते हैं, पैरेलल लाइंस, मतलब जो इस तरीके से बनती हैं, जो साथ में चलती हैं, एक दूसरे को काटती नहीं है, और इंटरसेक्टिंग होता है इस तरीके से। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ पिछले वाले क्वेश्चन में, तो आप समझ गए होंगे। पैरेलल्स का मतलब होता है जिसमें A1/A2 तो बराबर हैं B1/B2 के, लेकिन B1/B2 के बराबर C1/C2 नहीं है। तो ऐसा होता है तो हम उसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। इसी तरीके से हम थर्ड वाला भी देख लेते हैं। थर्ड वाले में क्या है हमारा? तो थर्ड वाले में हम देख पा रहे होंगे यहाँ अपॉन में नंबर दे रखा है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है। हमें क्या करना है? A1 हमें पूरा मानना है, तो हम इसे लिख लेंगे 3/2/9, मतलब ये पूरा हो गया A1, ये हो गया A2। तो A2 के नीचे 1 और मान लेंगे, अंदर अंदर वाले की गुना कर देंगे, बाहर बाहर वाले की गुना कर देंगे, बाहर वाले की रखेंगे बाहर, अंदर वाले की रखेंगे नीचे। हो गया क्लियर? अब हम चलते हैं यहाँ पर, इसका क्या होगा हमारा? मैं यहाँ कॉमा लगा देता हूँ, 5/3/10, वो भी माइनस का, इसके नीचे 1 और मान लेते हैं, अंदर अंदर बाहर बाहर। तो इक्वल टू करके पहले इक्वल टू कर देता हूँ मैं, बाहर आएगा 5, नीचे आएगा -30। तो ये नॉट इक्वल आ रहा है यहाँ पर। तो हमारी कौन सी लाइन हुई है? ये हमारी लाइन हो जाएगी कंसिस्टेंट। तो ये कंसिस्टेंट लाइन होगी, हो गया ना? तो कंसिस्टेंट लाइन हो गई, ये हमारा क्लियर हो गया। यही हमें करना था, सिर्फ इतना ही हमें सीखना था। सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, थर्ड में मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा आसान था, आप लोग सीख गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे। मैं आपको थर्ड और फोर्थ पार्ट करके दिखाऊंगा, बाकी फर्स्ट और सेकंड आप करेंगे। तो हम ये तो सीख चुके हैं कौन से कंसिस्टेंट होते हैं, कौन से इनकंसिस्टेंट होते हैं, और कौन से कोइंसिडेंस या डिपेंडेंट होते हैं, ये तो समझ गए ना हम। तो हमें क्या करना है, जो संगत है, क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफली।
मतलब हमें क्या बताना है इसमें, हमें ये बताना है कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है। यदि संगत है तो हमें क्या करना है, उसे ग्राफ पर सॉल्व करना है, ग्राफ के द्वारा सॉल्व करना है। तो ग्राफ पर सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान है। तो हम थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाले को पहले हम देखते हैं कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो हमारा यहाँ आएगा A1 है हमारा यहाँ पर 2 और A2 हो गया हमारा 4। अब आते हैं B1 B2 पर। B1 B2 हैं हमारे 1/-2, यहाँ हम कॉमा लगा देते हैं। C1 C2 हैं हमारे -6/4, 2 3 जा 2 2 जा। यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि A1 A2 हमारे बराबर नहीं हैं B1 B2 के, तो ये हमारा कंसिस्टेंट माना जाएगा। मतलब क्या है, ये एक बार कट करेगा। तो इस पर ग्राफ बनाते हैं हम इसके बारे में। तो सबसे पहले हम ग्राफली वैल्यू निकाल लेते हैं। ये तो हमें पता लग गया ना कि किस तरीके से ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो ये हमारा कंसिस्टेंट है, लेकिन हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहले वाले समीकरण को रखते हैं सबसे पहले। 2x + y - 6 = 0। इसे थोड़ा आसान बना लेते हैं हम। 2x + y = 6 प्लस का हो जाएगा 2x = 6 - y, और ये जो 2 है ये इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा इस तरीके से। तो हम x और y की वैल्यू रख के इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो अगर मैं इसे 0 मान लूँ, पहले हम रख लेते हैं x और y इस तरीके से। अगर हम x और y की वैल्यू रखें तो क्या क्या सॉल्यूशंस इनकी होंगी। तो अगर मैं y को 0 रखूं तो यहाँ हमारा 3 आ जाएगा। अगर मैं y को 2 मानूं तो 6 में से 2 गया 4 बचेगा, 2 2 जा 4, तो हमारे यहाँ 2 आ जाएगा। पहली सॉल्यूशन हमारी निकली। अब हम चलते हैं अगली समीकरण पर। 4x - 2y - 4 = 0, 4x - 2y = 4, 4x = 4 में हम प्लस कर देंगे 2y, और ये वाला जो 4 है ये मैं यहाँ डिवाइड में रख देता हूँ ऐसे। अब हम x और y के लिए सॉल्यूशन निकालते हैं। ग्राफ बनाना हम सीख गए होंगे, बहुत ज़्यादा आसान है, पहली एक्सरसाइजों में किया है। तो अब हमें यहाँ क्या करना है, हमें y के लिए x के लिए वैल्यू रखनी है। तो हम यहाँ y के लिए रख लेते हैं। अगर मैं यहाँ y के लिए 0 रखूँ तो x हमारा आएगा 1। अगर हम यहाँ रखें, यहाँ पर रखें, मैं यहाँ पर 2 रख लूँ तो 2 2 जा 4, तो मैं यहाँ 2 रख लेता हूँ। 2 2 जा 4 हो गया, 4 और 4 8, तो यहाँ आएगा 2। तो हमारी वैल्यूज़ निकल कर आ चुकी हैं। अब हम इन्हें ग्राफ पर दिखाते हैं। ग्राफ पर किस तरीके से दिखाएंगे, तो मैं इसे यहाँ से रफ करता हूँ। अब हम ग्राफ की तरफ चलते हैं। तो जब हम इसे ग्राफ पर दिखाएंगे तो ग्राफ पर दिखाना बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहले वाला लेते हैं हम x पर चलते हैं 3 तक और y पर कहीं भी नहीं जाएंगे। मतलब हमारा यहाँ पर पॉइंट आएगा, हम यहाँ लिख देते हैं 3,0। अब हम चलते हैं आगे। x पर हमें 2 चलना है, y पर भी 2 चलना है, तो लगभग हम कहाँ आएंगे, यहाँ तक आएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 2 और 2। अब अगला करते हैं हम। तो इसको लाइन में बना देता हूँ। ये लाइन कुछ इस तरीके से बन जाएगी हमारी। पहले यहाँ से कुछ इस तरीके से बनेगी, यहाँ से यूँ। तो ये पॉइंट है हमारे यहाँ पर। अब हम चलते हैं अगले समीकरण की तरफ। x पर 1 और y पर 0, मतलब यहीं पर रुक जाएंगे हम। तो ये हमारा हो जाएगा 1 और 0। अब आगे हमारा है 2 और 2, मतलब सेम पॉइंट। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा इस तरीके से। तो ये हमारी कौन सी लाइन बनी, कंसिस्टेंट, जिसे हम बोलते हैं संगत। इसे हम हिंदी में बोलेंगे संगत। तो ग्राफ पर भी आपने देख लिया किस तरीके से बनाना है। वैसे तो ग्राफ आप बनाना जानते हैं। तो नंबर 4 और करते हैं, देखते हैं उसकी क्या सॉल्यूशन आती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट हम देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करना है। मैं इसे डायरेक्ट सॉल्व कर लेता हूँ। 2x, तो ये क्या होगा, 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 2y = 2। अब इसे मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, उधर जाके प्लस में हो जाएगा 2y, और इसे हम डायरेक्ट रख देते हैं 2। इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा ना। अब हम x और y के लिए वैल्यू निकाल लेते हैं सीधा सीधा। हमें पता लग जाएगा ये संगत है या संगत है, कोई नई वैल्यू निकल के आएगी। तो अगर मैं यहाँ इसे 0 रखूँ तो यहाँ कितना बनेगा हमारा, 2 एकम 2। अब अगर मैं y को 2 मान लूँ तो यहाँ आ जाएगा मेरा 3, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 और 2 6, और 2 तिया 6, इस तरीके से हो जाएगा। अब अगला वाला देखते हैं हम यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारा 4x और -4y। अगर इसे बराबर के बाद में हम ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5। इसे मैं यहीं बाद में कर देता हूँ, ये प्लस का 4y हो जाएगा,
और ये 4 डिवाइड में चला जाएगा यहाँ से इस तरीके से। तो ये मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब हम इसकी सॉल्यूशन निकाल लेते हैं एक्स और वाई के लिए। ये तो आप समझ गए होंगे वैल्यूज़ कैसे निकालनी है, तो जल्दी जल्दी निकालेंगे। तो किस तरीके से निकालते हैं, यहाँ अगर मैं वाई को 0 मानूँ तो एक्स आ जाएगा हमारा 5/4। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हम देखते हैं कि इसको हम क्या माने, वाई को, जो एक्स की वैल्यू आए। तो अगर मैं वाई को यहाँ पर मान लूँ 10/4, तो 10/4 नहीं, इसे भी मैं 5/4 मानूँ तो 5/4 गुणा 4 से 4 कट गया। तो अगर मैं इसे 5/4 मानूँ वाई को, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो 10/4 आएगी इस तरीके से। अब इन्हें रखेंगे कैसे, रखना बहुत ज़्यादा आसान है। पहले मैं वैल्यूज़ उतार लेता हूँ। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाले समीकरण को रखना शुरू करते हैं, इसकी वैल्यूज़ को। तो हम पहली वैल्यूज़ को रखना शुरू करते हैं। एक्स पर 1 तक जाना है, वाई पर 0 तक जाना है, मतलब कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है। यहाँ लिखना है 1, 0 पहला हो गया हमारा। दूसरे पर चलते हैं, एक्स पर 3 तक जाना है, वाई पर 2 तक जाना है, लगभग हमारा यहाँ तक जाना है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 3, 2। तो ये लाइन हमारी इस तरीके से मिल जाएगी यहाँ पर, इस तरीके से सीधी सीधी एकदम। आपको बिल्कुल सीधी बनानी है स्केल से, मुझसे थोड़ी टेढ़ी हो गई है। तो ये पहला वाला हो गया। अब आगे चलते हैं, एक्स पर जाना 5/4। 5/4 का अगर हम देखें तो हमारा मतलब होता है 1.25। तो 1.25 का मैंने पहले से ही लिख दिया है ताकि आपको आसानी हो जाए। तो हमें एक्स पर जाना है 1.25 तक, मतलब यहाँ तक जाना है ये पॉइंट। इसके बाद में वाई 0 जाना है, तो मतलब कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है हमें। पहला पॉइंट क्लियर हो गया हमारा। हम यहाँ लिख देते हैं 5/4 और कॉमा हो जाएगा हमारा 0। अब हम आगे बढ़ते हैं 10/4। 10/4 का मतलब क्या मानेंगे हम, 2.5, क्योंकि 10/4 को अगर हम सॉल्व करते हैं 4 दूनी 8 हो जाएगा, 0.5। 2.5 भी मैंने बना लिया है। एक्स पर जाना है यहाँ तक और वाई पर जाना है यहाँ तक, तो लगभग हमारा बन जाएगा यहाँ के आसपास। तो ये लाइन हमारी किस तरीके से मिल जाएंगी, इस तरीके से मिल जाएंगी, ये जाएंगी बिल्कुल बराबर में से होती हुई ऐसे। तो ये पहली लाइन बनाती है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। हमारी इनकंसिस्टेंट लाइन बनेगी, इस तरीके से इसकी सॉल्यूशन हो जाएगी। तो हमें ग्राफ पर कौन सा दिखाना है, जो संगत है सिर्फ वही हमें ग्राफ पर दिखाना है। मैंने आपको दोनों टाइप करके दिखाए हैं, 3rd और 4th, आपको 1st और 2nd करना है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 हम समझेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its wide is 36 meter, find the dimension of the garden। मतलब हमें क्या बताना है, हमें इसमें लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में इसने बताया है एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो उसका अर्ध परिमाप कितना बताया है, 36 मीटर। तो हमें उसकी साइड्स बतानी है, मतलब लेंथ और ब्रेथ बतानी है। तो लेंथ और ब्रेथ हम कैसे बताएंगे, तो हम शुरू करते हैं करना। सबसे पहले हम एक चीज़ समझते हैं कि जो हमारा पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में L + B, इस तरीके से होता है ना। इसने जो अर्ध परिमाप दिया है वो हम इस तरीके से बता सकते हैं, 2 का डिवाइड करके। अगर इससे ये कट जाएगा तो हमारा बचेगा L + B, मतलब L + B इसने क्या दे रखा है, 36। तो पहला समीकरण हमारा बन जाएगा L + B बराबर 36। हम इसे कह सकते हैं L = x मान लो और B = मान लो y। तो हम इसे पता क्या बोलेंगे, अब हम बोलेंगे x + y बराबर 36। तो हमारा पहला समीकरण आ जाएगा। पहला समीकरण हमारे सामने है। अब हम दूसरा निकालते हैं। तो दूसरा वाला क्या बोल रहा है, लेंथ जो है हमारे ब्रेथ से कितनी ज़्यादा है, 4 मीटर ज़्यादा है, मतलब हमें प्लस करना है फिर इसका मतलब। तो हम लिखेंगे x बराबर, हम यहाँ लिखेंगे y, क्योंकि हमने y क्या माना है, ब्रेथ को हमने y माना है। ये तो पहले से ही 4 ज़्यादा है ना, तो हमें अगर ये बराबर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम 4 ज़्यादा करेंगे, इसमें 4 प्लस करेंगे। अब ये हो गई हमारी बराबर। इसे हम मान लेंगे दूसरी इक्वेशन। तो हमने दोनों इक्वेशन निकाली। अब हम पहली इक्वेशन के x और y निकाल देते हैं। तो हम निकालते हैं x + y बराबर 36 और x बराबर 36 - y। x और y के लिए इनकी वैल्यूज़ निकालना शुरू कर देते हैं।
तो हम रखेंगे x, यहाँ रखेंगे y। उसके बाद में हमें क्या करना है, ये ग्राफ पर दिखाने हैं। तो किस तरीके से दिखाएंगे, अगर हम यहाँ पर रखें x को मैंने 16 रख दिया तो ये मेरा सिंपली 20 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ 16 रख दूँ तो 36 में से 16 जाएंगे, 20 बचेगा। अब ये तो होगा हमारा पहला। अब मैं देखूँ y या x को, मैं y को रखता हूँ। अगर मैं y को 20 रख दूँ, मैंने y को 20 रख दिया, अगर मैं इसे 20 रखूँगा तो ये 16 आ जाएगा। हो गया ना अपोजिट एक दूसरे के। हमें ध्यान रखना है कि हमें 4 के मल्टीपल में रखने हैं, क्योंकि बड़ा नंबर है तो बड़ा ही हो जाएगा हमारा। तो 4 के मल्टीपल में हम यहाँ रखेंगे। तो ये तो हमारा हो गया पहला समीकरण। अब हम दूसरा करते हैं। मैं यहाँ लाइन खींच देता हूँ इस तरीके से। अब दूसरे के लिए हम x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दूसरे के लिए भी बहुत ज़्यादा आसान है। हम क्या करेंगे, हम इसे 0 मान लेते हैं y को, तो x हमारा 4 आ जाएगा। अगर हम इसे मानेंगे 4 तो ये हमारा 8 आ जाएगा। हो गया ना। इस तरीके से हमारे 4 के मल्टीपल हो जाएंगे। अब हम इसे ग्राफ पर दिखाएंगे, ग्राफ पर हम किस तरीके से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने क्या किया था, हमने लेट किया था, लेंथ को x माना था और वाइड को हमने y माना था जी। हमने लेट कर रखा है। अब हमने ये वैल्यूज़ भी निकालनी है दोनों समीकरणों की। अब इन वैल्यूज़ को हम ग्राफ पर रख देंगे, फिर हम x और y की वैल्यू निकाल देंगे। तो हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले हम x पर जाएंगे 20 तक, मतलब यहाँ तक, और y पर जाएंगे 16 तक। लगभग हमें जाना होगा यहाँ तक। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 20 और 16। इसके बाद x पर जाएंगे 16 तक, y पर जाएंगे 20 तक, मतलब हमें लगभग यहाँ तक जाना होगा, यहाँ तक। तो ये हमारा हो जाएगा 16 और 20। ये पॉइंट मैंने खींच दिए। इसके बाद में यहाँ जाना है हमें 4 तक x में, y तक 0 जाना है, मतलब कहीं नहीं जाना। तो यहाँ 4,0 लिख देंगे। अब यहाँ हमें 8 तक जाना है, मतलब यहाँ से, और यहाँ 4 तक जाना है, मतलब हमें जाना है लगभग यहाँ तक। तो ये हो जाएगा हमारा 8 और 4, इस तरीके से। तो अब मैं लाइनों को मिला देता हूँ। जैसे कि हम यहाँ से खींचेंगे तो ये लाइन जाएगी यहाँ से होती हुई इस तरीके से, ऐसे। और अगर मैं इस लाइन को खींचता हूँ तो ये जाएगी इस तरीके से। तो हमारी जो लाइन है वो कहाँ कहाँ जाकर इंटरसेक्ट करती है। ये लाइन इंटरसेक्ट करती है इस पॉइंट पर, और ये पॉइंट कौन सा है हमारा, 20 और 16 का। ये 20 और 16 पर हमारी इंटरसेक्ट करती है। तो हम इसे इस तरीके से मिला देंगे। यहाँ पर 16 से सीधी आएगी और यहाँ पर 20 तक जाएगी। जब आप ग्राफ पर बनाएंगे तो बिल्कुल एज इट इज़ इसी तरीके से बैठेगी। तो हमारी x इक्वल टू हो जाएगा 20 और y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 16। तो हम कैसे मानते हैं, इसने क्या बोला था, अब इसे वेरीफाई अगर हम करें तो क्या बोला था इसने, लेंथ जो है हमारी y से कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। अगर लेंथ हमारी 20 है तो 16 कितना है हमारा, 4 कम हुआ ना। तो लेंथ जो है हमारा, हम यहाँ लिख देते हैं, जो हमने लेट किया है हमें लिख देते हैं, L बराबर हमारा हो गया 20 और ब्रेथ हो गया हमारा 16। मतलब लंबाई हमारी 20 हो गई, चौड़ाई हमारी हो गई 16। तो चौड़ाई में अगर मैं 4 प्लस करूं तो हमारा 20 आएगा। तो मतलब हमारा वेरीफाई भी हो चुका है। तो ये हमारा सिर्फ इतना सा होगा। आपको ग्राफ बड़े ध्यान से बनाना है, वैल्यूज़ बड़े ध्यान से निकालनी है। और जो मैंने वैल्यूज़ रखी हैं इनके अलावा भी आपकी कोई भी वैल्यू आ सकती हैं, लेकिन बनेगा कुछ इस तरीके से। तो आपको इसी तरीके से फाइंड करना है। तो हमारा क्वेश्चन ये यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे। सबसे पहले इसे समझते हैं। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट द अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर्स ऑफ द फॉर्म इज। हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइन बनानी है, सेकंड पैरेलल लाइन बनानी है, और तीसरी बनानी है हमें कोइंसिडेंस लाइंस। रैखिक समीकरण दिया हुआ है 2 चरों में। एक ऐसी रैखिक समीकरण हमें और लिखनी है ताकि फर्स्ट हमारा प्रतिच्छेदित रेखाएं हो, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन हो। दूसरा हमारा समांतर लाइन हो, मतलब पैरेलल लाइन हो। तीसरी हमारी समपाती रेखाएं हो, बोलते हैं डिपेंडेंट या कोइंसिडेंस। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इनके मतलब को, इनके नियम को समझना होगा। पहली कौन सी हमारी, कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट होती है हमारी A1/A2 बराबर नहीं होगा B1 B2 के। तो हम इसके अकॉर्डिंग कोई भी समीकरण लिख देते हैं। ऊपर हमारा 2 है, नीचे हमने यहाँ 3 लिख दिया, बराबर नहीं है।
ऊपर यहाँ 3 है, नीचे हमने क्या लिख दिया 4 लिख दिया। मतलब हम कोई भी समीकरण बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ नीचे बना दूँ 3x + 4y - 8 = 0। मैंने क्या किया, दूसरा समीकरण मैंने इस तरीके से बना दिया। तो मैं स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, आप स्कूल के हिसाब से स्टेटमेंट लिख देना कि पहला समीकरण हमारा ये है, दूसरा समीकरण ये है। अगर हम इससे इसका कंपैरिजन करें, इसको हम कंपेयर करें तो हमारा कौन सा होगा, ये कंसिस्टेंट होगा, मतलब संगत होगा। संगत ही तो बना हमारा ये, तो ये संगत माना जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है यही आपकी भी आए, आपकी कोई और इक्वेशन बन सकती है, तो आप कोई और भी बना सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन हमारा ये भी सही है। अब हम सेकंड वाला चलते हैं। सेकंड वाला क्या है हमारा, इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट जो होता है हमारा वो क्या होता है, A1 A2 के बराबर होता है B1 B2 के, ये तो क्लियर है। लेकिन B1/B2 जो होता है C1/C2 के बराबर नहीं होता है। तो हम इसमें कैसे बनाएंगे, ऊपर वाला 2 है हमारा, नीचे वाला हमने 4 लिख लिया, मतलब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 हो गया, बराबर ऊपर वाला 3 है हमारा, नीचे हमने 6 लिख लिया, मतलब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2, 1/2 हो गया, ये तो हो गया बराबर। लेकिन थर्ड वाला -8 है ऊपर, हम लिख लेते हैं 10, मतलब ये बराबर नहीं है। तो इसके हिसाब से हमारा समीकरण क्या बनना चाहिए, हमने अपने पास से ही तो बनाया ना, ये हमारा बनेगा 4x + 6y - 10 = 0। इसके अलावा आप कोई भी समीकरण बना सकते हैं। पहला ये अगर हम मान रहे हैं तो हमारा दूसरा वाला ये होगा। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारी इनकंसिस्टेंट लाइन बनेगी, मतलब ये हमारी कुछ इस तरीके से बनाएगी और ये हमारी कुछ इस तरीके से पैरेलल लाइन बनाएंगी। मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका एक सॉल्यूशन होगा, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और थर्ड जो होगी हमारी, एक बार फर्स्ट वाले को और बता देता हूँ, हमने ये समीकरण माना, लेकिन इसके अलावा दूसरा भी समीकरण हो सकता था जिससे कि ये आपका सही होता। इस नियम को फॉलो करना चाहिए बस। A1/A2 के बराबर B1/B2 नहीं होना चाहिए। सेकंड में हमारा A1/A2 तो बराबर हो B1/B2 के, लेकिन B1/B2 बराबर नहीं होना चाहिए C1/C2 के। जैसा कि हमने इस एग्जाम्पल में दिया है कि हमारे B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। थर्ड वाला हमारा क्या है, थर्ड वाला हमारा है कोइंसिडेंट। तो हम बोलेंगे कोइंसिडेंस। तो कोइंसिडेंस कौन से होते हैं हमारे, जो आश्रित होते हैं। तो हम लिखेंगे A1 A2 बराबर होगा B1/B2 के, बराबर होगा C1/C2 के। हमें ऐसा समीकरण रखना है जो ये सारे के सारे बराबर हों। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ हमारा 2x है, हम यहाँ लिख देते हैं 4x, यहाँ लिख देते हैं 6y, यहाँ लिख देते हैं -16 = 0। ये हमारा हो गया सेकंड समीकरण, ये हम फर्स्ट मान रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे तो देखेंगे 1/2 आएगा, बराबर इसका भी 1/2 आएगा, बराबर इसका भी 1/2 आएगा। तो ये नियम हमारा फॉलो हो गया। तो हमारा कौन सा है, कोइंसिडेंट। तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। इनके अलावा कोई भी समीकरण आपका निकलेगा वो भी सही है, लेकिन हमारा ये वाला नियम फॉलो होना चाहिए। इस नियम के अकॉर्डिंग ये सही होने चाहिए। ये क्वेश्चन हमारा इसी तरीके से होगा और ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.2 का आखिरी क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन हमारे सामने है, इक्वेशन 1 मान लो इसे, सेकंड वाले को 2 मान लो। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइन एंड द एक्स एक्सिस एंड शेडेड द ट्रायंगल रीजन। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ग्राफ बनाना है और इन दोनों से जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो कोऑर्डिनेट हमें इस पर डालने हैं ग्राफ पर। जब ग्राफ हमारा बन जाएगा, कोऑर्डिनेट भी डल जाएंगे, तो जब हमारी लाइन खींचेंगी ना तो इसमें एक ट्रायंगल बनेगा। उस ट्रायंगल के वर्टेक्स पर, मतलब उस ट्रायंगल के जो कॉर्नर पर हमारे कोऑर्डिनेट बनेंगे, वो कौन कौन से कोऑर्डिनेट बनेंगे और जो ट्रायंगल बनेगा वो हमें शेड भी करना है। इसमें यही बोला गया है कि जो हमारे समीकरण दिए हुए हैं इनसे जो कोऑर्डिनेट आएंगे उन कोऑर्डिनेट को ग्राफ पर दिखाना है। जब ग्राफ पर हमारा कहीं ना कहीं ट्रायंगल बनेगा, यहाँ कहाँ बनेगा, एक्स एक्सिस पर दिखाना है। एक्स एक्सिस पर हमारा ट्रायंगल बनेगा, उसे हमें शेड करना है और उसके जो वर्टेक्स होंगे, मतलब जो उसके कॉर्नर होंगे, वहाँ कौन कौन से कोऑर्डिनेट बनेंगे वो भी हमें दिखाने हैं।
तो हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। बस इतनी सी बात थी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके कोऑर्डिनेट बनाएंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये पहले आसान बना लेना है। तो आसान बना लेते हैं। अगर हम x+1 रखें, y को बराबर के बाद में ले जाएं, तो इस तरीके से इक्वेशन आसान हो जाएगी हमारी। अब हम क्या करते हैं, x को 0 रख देते हैं। कुछ भी मान लेना जो आपका मन कर रहा हो, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने 0 माना, अगर मैं इसे 0 मानूंगा तो y की वैल्यू 1 आएगी। अगर मैं x को 1 मानूंगा तो y की वैल्यू 2 आएगी, क्योंकि ये 1 हो गया, 1 और 1 2, y की वैल्यू 2 आएगी। पहले इक्वेशन सॉल्व होगी हमारी। अब हम चलते हैं आगे, इसके कोऑर्डिनेट बनाए। अब इसके कोऑर्डिनेट बनाएंगे तो वो कैसे बनेंगे, इसे भी हम आसान बना लेते हैं। पहले अगर मैं y को ले जाऊंगा 2y को, तो 2y माइनस का हो जाएगा। फिर 12 को ले जाऊंगा तो 12 हो जाएगा प्लस का, और नीचे हो जाएगा हमारा 3। मैं इसे मिटा देता हूँ यहाँ से। मैंने इस तरीके से बना लिया, मैंने एक स्टेप में सारा कर दिया, आप लोग समझ गए होंगे। अब क्या करूँगा मैं, अब मैं यहाँ पर y की जगह पर 0 रख देता हूँ। तो ये पूरा सिस्टम मेरा 0 हो गया, पूरा 0 हो गया, बचा 12, 3 चौक 12, तो यहाँ आ जाएगा 4। अब क्या करना है मुझे, अब मैं अगर इसको 12 बना लूँ, मतलब 6 दूनी 12, अगर मैं y को मानूँ 6, 6 दूनी 12, माइनस का 12 प्लस का 12 ख़त्म, तो यहाँ हमारा बचेगा 0। तो हमारे कोऑर्डिनेट बन चुके हैं। अब हमें सिर्फ ग्राफ पर दिखाना है। तो ग्राफ पर दिखाना भी बहुत ज़्यादा आसान है, हमने पहले भी दिखाया है कई सारे क्वेश्चनों को। तो हम यहाँ जाएंगे, x पर 0, y पर 1, तो y कहाँ है हमारा, यहाँ, तो ये यहाँ पर कोऑर्डिनेट बन जाएगा। तो हम इसे लिख देंगे 0 और 1। अब आगे चलते हैं, x पर 1 जाएंगे, y पर 2 जाएंगे। हाँ, हमें जाना है लगभग यहीं तक जाना है। तो ये हमारा बन जाएगा 1 और 2, ये 2 कोऑर्डिनेट हमारे बने। अगर मैं इस पे लाइन खींचूँ तो हमारी सीधी सीधी इस तरीके से खिंचेगी, यहाँ से यूँ ऐसे चली जाएगी लाइन। ये आपको स्केल लेके बढ़िया तरीके से खींचनी है, एकदम बिल्कुल सीधी, बढ़िया एकदम। अब अगले वाले कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं। यहाँ हम x पर जाएंगे 4, y पर कहीं नहीं जाएंगे, तो ये हमारा यहाँ हो गया, x 4 हो गया, y 0 हो गया। अब x पर 0 मतलब कहीं नहीं जाना, और y पर 6 तक जाना है, तो हमें कहाँ जाना है, यहाँ जाना है। तो हम यहाँ लिख देते हैं 0 और 6। तो हमने सारे कोऑर्डिनेट दिखा दिए। अब अगर हम लाइन खींचे तो कैसे खींचेगी, तो ये इस तरीके से लाइन बन जाएगी बिल्कुल स्ट्रेट। अब हमें क्या करना है, सारे कोऑर्डिनेट हमने दिखा दिए। अब हमारे पास में एक ट्रायंगल बनकर आया है x एक्सिस पर, ये हमें दिख रहा है। तो ये बनेगा यहाँ पर, एक वर्टेक्स बनेगा यहाँ पर, और एक वर्टेक्स बनेगा यहाँ पर। मतलब इसका एक कोना ये रहा, एक कोना ये रहा, एक कोना ये रहा। तो पहला कोना हमारा कहाँ है, -1 है हमारा x में, तो आएगा -1, और y पर 0 है। अब अगला वाला क्या है इससे, ये यहाँ हमारा बनेगा, x पर 2 है ना, ये x पर 2 है, y पर 3 है, दूसरा बन गया। अब चलते हैं तीसरा कहाँ है हमारा, 4 और 0, तो हमारा ये बनेगा 4 और 0। सिर्फ यही हमें दिखाना था। अब ये जो हमारा ट्रायंगल बना है इसे शेड कर देते हैं। आप बढ़िया तरीके से शेड कर देना, तो फिट तरीके से ये शेडेड हो जाएगा। तो हमने वो सारा कुछ कर लिया जो हमें इसने बोला था क्वेश्चन ने। नॉर्मली हमने ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाने के बाद में सिर्फ ट्रायंगल को शेड किया है और उसके कोऑर्डिनेट बनाए हैं, उसके कोने पे कौन से हमारे कोऑर्डिनेट बनेंगे, सिर्फ इतना ही तो हमें एक्स्ट्रा दिखाना था, बाकी सब हम जानते हैं पहले से ही। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा।